राधे राधे। मेरा नाम है रोहित सुमन और लास्ट क्लासेस में हम बात कर रहे थे कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के पहले जो उदाहरण होंगे या जो प्रमेय होगी और एक्सरसाइज 1.2 ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रमेय नंबर 1.2 आपके पास है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें एक के और खुद के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की जो संख्याएं होती है ये अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखिए एक जो है इसे हम अभाज्य संख्या नहीं मानते, इसे भाज्य माना जाता है। ये एक अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। तो प्रमेय को आगे पढ़ते हैं कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी कि +1 से प्लस अनंत तक का कोई पूर्णांक है a। इसका जब स्क्वायर करते हैं और P इसको भाग करता है, अगर a का हम स्क्वायर कर रहे हैं और ये P से भाज्य है तो इसका मतलब ये जो a है इसका आप स्क्वायर ना भी करें तो भी a में p का भाग जाएगा। देखिए हमने कोई संख्या ले ली 100, ये a स्क्वायर है, ठीक है। इसको किसी अभाज्य संख्या मान लीजिए 5 से विभाजित करना है तो 100 में 5 का भाग पूरी बार जाता है 20 बार। तो इसका मतलब है कि ये 100 जिसका वर्ग है यानी कि 10, तो 10 में भी 5 का भाग पूरी बार जाएगा। आप देख सकते हैं 10 5 से विभाजित होता है 2 बार, यानी कि अगर 100 में 5 का भाग जाएगा तो 10 में भी जाएगा। यदि a स्क्वायर p से भाज्य है तो a भी p से भाज्य है। बस इतना ही है प्रमेय 1.2। तो देखिए अगले नंबर पर हमारे पास है प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 में आपसे कहा गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपको दर्शाना है कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो √2 हो चाहे √3 हो चाहे √5 हो, इस तरह के जो सवाल होते हैं इनका फॉर्मेट क्या होता है कि रूट में एक अभाज्य संख्या है, केवल रूट में एक ही अभाज्य संख्या है, न आगे कुछ है न पीछे कुछ है। इस तरह की जो संख्याएं होती है इनको हम सिद्ध करते हैं टाइप 1 से। और इसके अलावा अगर रूट में अभाज्य संख्या के अलावा भी कोई संख्या होती है, चाहे गुणा में हो चाहे जोड़ में हो चाहे घटाव में हो, तो फिर हम उसको सोल्व करते हैं टाइप 2 से। तो टाइप 1 और टाइप 2 किस तरह से सोल्व करते हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए √2 को हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेप ध्यान में रखनी होती है कि जिसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है उसका विपरीत मानना होता है। तो विपरीत यानी उल्टा। तो √2 अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय का जो उल्टा है वो होता है परिमेय। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसके विपरीत माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 को हमने परिमेय मान लिया। अब परिमेय की कंडीशन क्या होती है कि परिमेय संख्याएं जो होती है इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप के कोई भी दो पूर्णांक हम a और b मान लेते हैं। तो कोई दो पूर्णांक a तथा b इस प्रकार हैं कि √2 बराबर a/b। √2 को हमने p/q की फॉर्म में a/b के बराबर लिख दिया। अब यहाँ a और b जो हैं ये सह अभाज्य हैं। a तथा b इस शब्द पर ध्यान देना कि सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सह अभाज्य का मतलब a और b में कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या है समझिए। मैं आपके सामने दो उदाहरण लिखता हूँ, एक है 5/7, दूसरा है 5/15। तो 5/15 को आप 5 से काट सकते हैं एक बार और 3 बार, लेकिन 5/7 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे काट सके, सिर्फ एक के अलावा। तो जिनमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो सह अभाज्य होती है, लेकिन इस वाली संख्या में हमें 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलता है। तो इसका मतलब ये सह अभाज्य नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है सीधे सीधे यही बात है कि ये किसी से कट सकते हैं, और जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वो किसी से भी काटे नहीं जा सकते। तो आते हैं वापस से हमारे सवाल पर।
देखिए a तथा b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब हमने अभी समझा है। और b बराबर नॉट ज़ीरो। देखिए b जो है ये हर है। अगर ये ज़ीरो हो गया तो पूरी भिन्न का मान अनंत हो जाएगा और अनंत एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए b कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस b को गुणा कर देंगे √2 से, वज्र गुणा, तो ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी √2b बराबर a। अब ये जो समीकरण हमारे पास है इसका हमें वर्ग करना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे कि √2b इसका स्क्वायर बराबर a है तो a का स्क्वायर। देखिए जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 और b पर जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब एक उदाहरण पर नज़र डालिए। देखिए 10 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 × 5। तो 10 के गुणनखंड 2 और 5 हैं। गुणनखंड की क्या खास बात होती है कि गुणनखंड का भाग उस संख्या में जाता है जिसका वो गुणनखंड है। तो आप 2 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 का भी 10 में भाग पूरी बार दे सकते हैं। तो इसी तरह की स्थिति यहाँ पर है। a स्क्वायर बराबर में 2 × b स्क्वायर, यानी कि 2 भी a स्क्वायर का गुणनखंड है और b स्क्वायर भी a स्क्वायर का गुणनखंड है। तो हमें फ़िलहाल b स्क्वायर से कोई काम नहीं है, 2 से ही काम है। तो हम लिखेंगे कि a स्क्वायर 2 से भाज्य है। जो गुणनखंड होता है उसका संख्या में भाग जाता है। अगर a स्क्वायर 2 से भाज्य है तो हमने प्रमेय पढ़ी है। देखिए प्रमेय 2.2 में हमने पढ़ा था कि यदि p कोई संख्या है और उसका भाग a स्क्वायर में जाता है तो p का भाग a में भी जाएगा। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। अगर a स्क्वायर 2 से भाज्य है यानी कि a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, तो स्क्वायर हटाने के बाद जो a बचेगा उसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो a भी 2 से भाज्य होगा। ऐसा कौन कहता है? प्रमेय 1.2। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो a का एक गुणनखंड है, जिसका भाग जाता है वो उस संख्या का गुणनखंड होता है। अब आगे हमें क्या करना है कि ये जो समीकरण 2 है इसमें हमें एक नया चर लेकर के आना है। पहले हमारे पास a और b थे, अब हम c को भी लेकर आएंगे। तो हम क्या रखेंगे? देखिए समीकरण 2 में a बराबर 2c रखने पर, यहाँ पर हम 2c क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो सवाल हमें दिया है उसमें रूट में 2 है। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 3c लिख देते, अगर यहाँ पर 5 होता तो हम 5c रख देते। तो रखते हैं समीकरण 2 में 2c। देखिए 2b स्क्वायर बराबर a की जगह पर 2c रख दिया तो 2c होल स्क्वायर हो गया। जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2b स्क्वायर आगे का वैसा ही बराबर 4c स्क्वायर। 2 से 4 कटता है 2 बार में, तो इधर हमारे पास बचेगा b स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो ये जो स्थिति है ये इसके जैसी है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 3 लाइनें लिखी, बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पर भी 3 लाइनें लिखनी है। क्या लिखेंगे? देखिए कि b स्क्वायर 2 से भाज्य है तो b भी 2 से भाज्य होगा। ऐसा कौन कहता है? प्रमेय 1.2। तो इसका मतलब क्या है कि 2 b का एक गुणनखंड है, अतः 2 b का गुणनखंड है। तो 2 जो है वो a का भी गुणनखंड था और 2 जो है वो b का भी गुणनखंड है। इसका मतलब 2a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका मतलब है कि अतः 2a व b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए जो चीज़ दोनों में आती है उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब आ जाइए आप स्टार्टिंग में। हमने माना था कि a तथा b सह अभाज्य हैं, तो ये जो a और b थे ये सह अभाज्य थे और इसका मतलब था कि इनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने तो माना था कि एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 2 भी इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। तो ये बात कुछ और बोलती है और ये बात कुछ और बोलती है। तो इन दोनों का मतलब है कि यहाँ पर विरोध कर रही है ये दोनों बातें एक दूसरे का। इसे हम बोलते हैं विरोधाभास। और ये जो विरोधाभास है ये क्यों हुआ है? तो देखिए यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमने परिकल्पना की थी, हमने माना था कि √2 परिमेय संख्या होती है,
ये हमारी परिकल्पना थी, ये परिकल्पना गलत थी। तो परिमेय अगर गलत है तो इसका मतलब √2 क्या होगा? अपरिमेय। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो उदाहरण नंबर 5 है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है जिसमें रूट में एक अभाज्य संख्या है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसे हमें टाइप 1 से हल करना है। तो टाइप 1 से हल करने के लिए सबसे पहली स्टेप हमारे पास क्या होती है कि जो संख्या दी हुई है जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको हम परिमेय मान लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे कि इसके विपरीत माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कंडीशन लगा दीजिए कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप के दो कोई पूर्णांक A और B हम इस प्रकार मान लेते हैं कि √3 बराबर A/B। यहाँ A तथा B सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि A और B में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और B बराबर नॉट 0। अब हम क्या करेंगे कि B को गुणा कर देंगे √3 से, तो समीकरण बन जाएगी √3B बराबर A। अब हमें क्या करना है कि इस समीकरण का दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो हम इसको वर्ग करके लिख सकते हैं कि √3B होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है, केवल 3 यहाँ पर बचेगा और B का स्क्वायर हो जाता है B स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर। आगे देखिए, इस तरह की जब हमारे पास समीकरण बनती है तो हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2 और उसके बाद हमें 3 लाइनें लिखनी होती है। सबसे पहली लाइन A स्क्वायर इससे भाज्य है, यहाँ पर है 3, तो हम लिख देंगे कि A स्क्वायर 3 से भाज्य है। अब प्रमेय 1.2 कहती है कि यदि आप स्क्वायर हटा दो तो भी वो भाज्य रहेगा, तो यानी कि A भी 3 से भाज्य है प्रमेय 1.2 से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 जो है वो A का एक गुणनखंड है। यहाँ तक क्लियर है? फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक नए चर की एंट्री करानी होती है समीकरण नंबर 2 में। देखिए A और B हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो अगला जो चर है वो होगा C। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में यहाँ पर जो संख्या थी उससे गुणा करके रख देंगे C को। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में A बराबर 3C रखने पर, तो समीकरण 2 आगे है 3B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। A की जगह हमने रख दिया 3C और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर। तो जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो समीकरण बन जाएगी 3B स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। 3 से 9 कटता है 3 बार में, तो हमारे पास बचेगा B स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। तो ये समीकरण और ये समीकरण देखिए आपको काफ़ी सिमिलर सी मिलेगी। तो जैसे हमने 3 पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी थी वैसी की वैसी 3 लाइनें हमें यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहली लाइन कि B स्क्वायर 3 से भाज्य है। अगर B स्क्वायर 3 से भाज्य है तो B भी 3 से भाज्य होगा। ऐसा कौन सी प्रमेय कहती है? प्रमेय 1.2। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 जो है वो B का गुणनखंड है। अब देखिए 3 A का तो गुणनखंड था ही, 3 B का भी गुणनखंड हो गया। तो इसका मतलब 3 जो है A तथा B दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो दोनों में आता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने माना था कि A तथा B सह अभाज्य हैं। हमने माना था कि A तथा B सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि A तथा B में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात कहती है कि A तथा B में 3 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब ये वाली बात और ये वाली बात एक दूसरे का विरोध करती है। हमने स्टार्टिंग में कुछ और माना था और एंड में हमारे पास कुछ और निकल करके आया है। तो ये जो विरोधाभास है ये किस वजह से हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमारी परिकल्पना क्या थी? हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिकल्पना थी और ये गलत थी। इसका मतलब √3 जो है वो परिमेय नहीं होता है। परिमेय नहीं है तो क्या बचा फिर? अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ये था हमारा उदाहरण नंबर 5। तो अगला उदाहरण नंबर 6 है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो सबसे पहले आप इसको देखिए कि ये सवाल किस टाइप का है। टाइप 1 में तो सिर्फ वही सवाल होते हैं जिसमें रूट में सिर्फ अभाज्य संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर रूट में अभाज्य संख्या के साथ में एक और संख्या है, एक और अंक है, तो इसका मतलब इसे हमें हल करना है टाइप 2 से। अब देखिए ये टाइप 2 का पहला सवाल है, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे। इस तरह के सवालों को करने के लिए भी सबसे पहली स्टेप वही रहती है कि जो भी संख्या हमें अपरिमेय सिद्ध करनी है उसे हम थोड़ी देर के लिए परिमेय मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए परिमेय की कंडीशन क्या होती है कि परिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटा q के रूप के कोई दो पूर्णांक a और b इस प्रकार लेते हैं कि, तो a तथा b कोई दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 5 माइनस रूट 3 को इनके बराबर कर दीजिए। तो हम लिख देंगे कि 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटा b। यहाँ पर a तथा b जो हैं वो सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि a और b में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और b बराबर नॉट 0। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि बराबर की इस साइड पर, बराबर के एक साइड पर रूट वाली संख्या के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बाकियों को हमें पक्षांतरण और वज्र गुणा करके दूसरी साइड भेजना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रूट 3 माइनस में है, तो हम रूट 3 को इधर भेज देते हैं और a बटा b को ले आते हैं लेफ़्ट साइड पर। तो समीकरण हमारी बन जाएगी 5 माइनस a बटा b बराबर रूट 3। अब b को हम एलसीएम लेकर के 5 से गुणा कर देंगे, तो समीकरण बन जाएगी रूट 3 को हमने इधर लिख दिया, 5 को b से गुणा करेंगे तो 5b माइनस a, और b हमारा एलसीएम है। देखिए यहाँ पर a और b जो हैं हमने पूर्णांक माने थे। अब पूर्णांकों की क्या विशेषता होती है कि पूर्णांकों में आप अगर पूर्णांक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो इनसे जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब है कि a और b पूर्णांक हैं, तो 5 माइनस a बटा b जो है ये परिमेय संख्या होगी। अब समीकरण का मतलब क्या होता है कि समीकरण में दोनों साइडें बराबर होती है। अगर 5b माइनस a बटा b पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, तो रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। अतः रूट 3 भी परिमेय संख्या है। परंतु हमने अभी लास्ट सवाल में ही ये प्रूफ किया है, ये सिद्ध किया है कि रूट 3 तो अपरिमेय होती है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि रूट 3 अपरिमेय होती है। तो ये वाली जो बात है और ये वाली जो बात है, ये नीचे वाली दोनों बातें एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। तो ये जो विरोधाभास है ये क्यों है? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। हमने माना था कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये जो हमने माना था ये गलत माना था। 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। ये था आपका उदाहरण नंबर 6। तो अगला उदाहरण नंबर 7 हमारे पास है। इसमें दिया गया है दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको 3 रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये पहचानिए कि ये सवाल कौन से टाइप का है। देखिए इसमें रूट 2 के अलावा भी एक और संख्या है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ये टाइप 2 में आते हैं, और ये हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है जिस तरह से अभी हमने उदाहरण नंबर 6 को सिद्ध किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 3 रूट 2 को जो अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको विपरीत यानी कि परिमेय संख्या मान लेना है। तो माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है कि इन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटा q के रूप के हम a और b कोई दो पूर्णांक मान लेते हैं, और हम लिख सकते हैं कि 3 रूट 2 बराबर a बटा b। यहाँ पर a और b जो हैं ये सह अभाज्य होते हैं, यानी कि इनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, और b बराबर नॉट 0। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है कि इस साइड पे बराबर के एक साइड पे केवल रूट वाली संख्या होनी चाहिए, बाकी सभी को दूसरी साइड भेजना है। तो ये 3 जो है यहाँ पर गुणा में है, तो इसे वज्र गुणा करके हमने भेज दिया b के पास। तो ये हो गई a बटा 3b। तो अब हमारी समीकरण इस तरह की बन चुकी है कि बराबर के एक साइड पे केवल रूट वाली संख्या और बराबर के दूसरी साइड पर a बटा 3b है।
तो अब हम लिखेंगे कि ए और बी जो है ये पूर्णांक हैं और पूर्णांकों से जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या होती है। यहाँ ए व बी पूर्णांक हैं, अतः a बटा 3b परिमेय संख्या है। ये जो समीकरण है, कोई सी भी समीकरण हो, अगर उसकी एक साइड परिमेय है तो बीच में बराबर का निशान है, इसका मतलब दूसरी साइड भी परिमेय होगी। तो हम लिख सकते हैं कि अतः √2 भी परिमेय संख्या है। परंतु थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध किया है कि √2 अपरिमेय होता है। तो लास्ट वाली ये जो दोनों बातें हैं ये एक दूसरे का विरोध करती है, एक परिमेय बताती है, दूसरी अपरिमेय बताती है। तो ये जो विरोधाभास है ये किस कारण से हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। अब हमारी परिकल्पना क्या थी? हमने माना था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये जो परिकल्पना थी हमारी ये गलत थी, तो इसका मतलब 3√2 परिमेय नहीं है, 3√2 अपरिमेय होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये था हमारा उदाहरण नंबर 7। तो अब स्टार्ट होती है हमारी प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप सवाल को पहचानिए। यहाँ पर रूट में एक अभाज्य संख्या है और कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये सवाल आपको करना है पहले टाइप से। तो पहले टाइप को करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, यदि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम विपरीत परिमेय मान लेते हैं। इसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की कंडीशन लगा दीजिए। परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो p/q के रूप के दो पूर्णांक a और b हम मान लेते हैं। a और b इस प्रकार होते हैं कि √5 बराबर a/b। यहाँ a और b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अगली स्टेप में हमें क्या करना होता है, b को वज्र गुणा कर देंगे √5 से, तो ये हो जाएगा 5b बराबर इधर बचेगा a। अब ये जो समीकरण हमारे पास आई है इसके दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना होता है। तो वर्ग करेंगे और वर्ग करके हमने लिख दिया कि यहाँ पर √5 होगा। वर्ग करके हमने लिख दिया कि √5b² बराबर a²। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5b² बराबर a²। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद 3 लाइनें लिखनी होती है कि a² 5 से भाज्य है। तो प्रमेय 1.2 कहती है कि स्क्वायर भाज्य है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी भाज्य होगा। तो a भी 5 से भाज्य है। इस लाइन का मतलब होता है कि 5 जो है वो a का एक गुणनखंड है। ये 3 लाइनें लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि a और b हमारे पास 2 चर थे। अब हमें c भी लेकर के आना है और c रखना है हमें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में देखिए हम क्या रखेंगे कि हमारे पास सवाल जो है इसमें 5 है, तो समीकरण 2 में हम रखेंगे 5c a की जगह पर। तो लिखते हैं कि समीकरण 2 में a बराबर 5c रखने पर, तो समीकरण 2 का आगे का हिस्सा है कि 5b² बराबर a की जगह पर हमने रख दिया 5c और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर। तो जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25, पीछे c²। तो 5b² बराबर 25c²। 5 से 25 कटता है 5 बार में, तो आपके पास बचेगा b² बराबर 5c²। अब ये जो समीकरण है ये समीकरण 2 की तरह दिखाई दे रही है। तो ये जो 3 लाइनें हमने यहाँ पर लिखी थी, यही 3 लाइनें हम यहाँ पर लिखेंगे कि b² 5 से भाज्य है, तो b भी 5 से भाज्य होगा। तो b भी 5 से भाज्य होगा, ऐसा कौन कहता है? प्रमेय 1.2। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि 5 जो है वो b का गुणनखंड है, अतः 5 b का गुणनखंड है। तो देखिए 5 जो है वो a का भी गुणनखंड है और 5 जो है वो b का भी गुणनखंड है। इसका मतलब 5a और b दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब स्टार्टिंग में हमने माना था कि a तथा b सह अभाज्य हैं, तो हम लिखेंगे कि a तथा b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
इसका मतलब ये वाली बात जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी और ये वाली बात जो हमें अभी मिली है एक दूसरे का विरोध करती है। तो ये जो विरोधाभास है ये किस लिए है? ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अब हमने परिकल्पना क्या की थी? हमने माना था कि √5 परिमेय है। ये हमारी परिकल्पना थी और ये गलत थी। इसका मतलब √5 परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो फिर क्या है कि √5 अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्नावली 1.2 का दूसरे नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये कौन से टाइप का है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें एक रूट में अभाज्य संख्या के अलावा भी और संख्याएं दी हुई है। यहाँ पर 5 के अलावा 2 भी है और 3 भी है। तो इसको हमें दूसरे टाइप से हल करना है। तो दूसरे टाइप से जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम विपरीत मान लेते हैं, यानी कि अपरिमेय को हम मान लेंगे परिमेय। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की कंडीशन लगा दीजिए। परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि हम इसको p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो p और q के रूप के कोई 2 पूर्णांक a तथा b हम इस प्रकार मान लेते हैं कि 3 + √5 बराबर a/b। a तथा b जो हैं वो सह अभाज्य होते हैं, यानी कि a और b में 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब इस तरह के सवालों में हमें करना क्या होता है कि बराबर की एक साइड में सिर्फ रूट वाली संख्याएं होनी चाहिए, बाकी जो भी प्लस वाली या गुणा वाली संख्याएं हैं वो हमें बराबर के दूसरी साइड भेजनी है। तो सबसे पहले हम 3 को भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2√5 बचेगा इधर बराबर a/b। 3 उधर जाकर के हो जाएगा -3। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं और b को हमने एलसीएम माना और b को 3 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया a-3b/b और बराबर के इधर है 2√5। अगली स्टेप में हमें इस 2 को भी बटे में भेज देना है। और अब हमारे पास वो सिचुएशन आ चुकी है कि बराबर की एक साइड पर केवल रूट वाली संख्या है और बराबर की दूसरी साइड पर सभी संख्याएं जो बचती हैं वो हैं। तो अब आगे देखिए कि ये जो साइड है a-3b/2b, इसमें a और b पूर्णांक हैं। आप जानते हैं कि पूर्णांकों को अगर पूर्णांक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उससे जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या होती है। यानी कि a और b पूर्णांक हैं तो a-3b/2b परिमेय संख्या है। अब ये जो है एक समीकरण है। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। इसका मतलब अगर a-3b/2b परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगी। अतः √5 भी परिमेय संख्या है। परंतु अभी पिछले ही सवाल में हमने सिद्ध किया है कि √5 अपरिमेय होती है, परंतु हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय होता है। तो ये जो लास्ट दोनों बातें हैं एक दूसरे का विरोध करती है। ये जो विरोधाभास है ये किस कारण से हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण से हुआ है। अब हमारी परिकल्पना क्या थी कि हमने 3 + 2√5 को परिमेय माना था और ये परिकल्पना गलत है। तो इसका मतलब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। तो प्रश्नावली 1.2 का तीसरे नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये 3 संख्याएं हैं और तीनों की तीनों संख्याएं सेम ही तरीके से सिद्ध होंगी। तो पहली वाली जो संख्या है 1/√2। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी है तो उसको पहले परिमेय मानते हैं। तो हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद परिमेय की कंडीशन लगा दीजिए। क्या होती है परिमेय की कंडीशन? कि हम परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप के कोई 2 पूर्णांक a और b मान लीजिए। तो माना a तथा b कोई 2 पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 1/√2 बराबर a/b। अब हमें चाहिए क्या होता है कि बराबर के एक साइड पर, इस समीकरण में बराबर के एक साइड पर सिर्फ रूट वाली संख्या होनी चाहिए और बाकी को आपको वज्र गुणा या पक्षांतरण करके इधर भेज देना है। तो इस समीकरण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वज्र गुणा किया जाए या पक्षांतरण किया जाए। इसको अगर आप सिंपली व्युत्क्रम कर देते हैं तो आपके पास ये स्थिति बन जाएगी। √2 आ गया ऊपर
बटे में 1 को हम लिखते नहीं हैं क्योंकि उससे हमारा कुछ काम नहीं रहता है। इसका भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा b/a। अब हमारे पास वो स्थिति बन गई जिसमें समीकरण के एक तरफ रूट वाली संख्या और बाकी संख्याएं दूसरी तरफ। तो देखिए a और b जो है ये पूर्णांक हैं और पूर्णांक से अगर कोई संख्या बनती है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो हमने लिख दिया यहाँ a व b पूर्णांक हैं, अतः b/a परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो समीकरण के दूसरी साइड जो है वो भी परिमेय होगी, अतः √2 भी परिमेय संख्या है। परंतु हमने सिद्ध कर रखा है कि √2 परिमेय नहीं होती है, तो हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय होता है। अब ये जो दोनों लास्ट बातें हैं ये एक दूसरे का विरोध करती है, तो ये जो विरोधाभास है ये किस कारण से हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण से हुआ है। हमारी परिकल्पना थी कि हमने 1/√2 को परिमेय माना था, तो अब क्या रिजल्ट निकलता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारे पास 7√5। तो आपको क्या करना है कि 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय की कंडीशन लगा दीजिए। 7√5 को हम बराबर लिख देंगे a/b के। तो हमने लिखा a तथा b कोई दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 7√5 बराबर हो जाता है a/b के। यहाँ a तथा b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि a और b में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब हमें करना क्या होता है कि समीकरण के एक साइड पर सिर्फ रूट वाली संख्या होनी चाहिए, बाकी जो भी है इसको हम इधर भेज देंगे वज्र गुणा करके। तो जब 7 b से गुणा होगा तो समीकरण बन जाएगी कि √5 बराबर a/7b। अब हमें क्या करना होता है कि a और b जो है ये पूर्णांक हमने माने थे, तो a/7b ये जो संख्या पूर्णांकों से बनी है ये परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे कि यहाँ a व b पूर्णांक हैं, अतः a/7b परिमेय संख्या है। समीकरण के बराबर की दूसरी साइड जो है वो भी परिमेय होगी, तो अतः √5 भी परिमेय है। परंतु हमने सिद्ध किया है, परंतु हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय होता है। तो ये जो दोनों लास्ट लाइनें हैं ये एक दूसरे का विरोध करती है। तो ये जो विरोधाभास है ये क्यों है? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। हमने माना था कि 7√5 परिमेय संख्या होती है, जो कि गलत था। तो 7√5 परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब 7√5 अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। अगला सवाल है 6 + √2, जो कि हमारी इस प्रश्नावली का बिल्कुल लास्ट सवाल है। इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो वही सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम परिमेय की कंडीशन लगा देते हैं। परिमेय को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में हम a और b दो पूर्णांक मान लेते हैं और इसको लिख देंगे कि 6 + √2 बराबर a/b। a तथा b सह अभाज्य हैं। इसका अर्थ है कि a और b में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब हमें करना क्या होता है कि समीकरण की एक साइड पर सिर्फ रूट वाली संख्या हो और 6 को हम भेज देंगे इधर। तो 6 इधर आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा b हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि a - b को 6 से गुणा करेंगे तो 6b/b। अब वो स्थिति बन चुकी है कि बराबर की एक साइड पर सिर्फ रूट वाली संख्या है और बाकी संख्याएं रूट की बराबर की दूसरी साइड पर हैं। तो हम जानते हैं कि a और b जो हैं ये पूर्णांक हैं और पूर्णांकों से जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ a व b पूर्णांक हैं, अतः a - 6b/b परिमेय संख्या होगी। अगर समीकरण की एक साइड परिमेय है तो दूसरी साइड भी परिमेय होगी, तो अतः √2 भी परिमेय है। तो हमने सिद्ध किया है कि √2 अपरिमेय होता है। तो ये जो लास्ट दोनों बातें हैं ये एक दूसरे का विरोध करती है। एक बोलती है कि परिमेय है, दूसरी बोलती है कि अपरिमेय है। ये जो विरोधाभास है ये किस लिए है? ये जो विरोधाभास है ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये गलत है। 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लिख देंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। मेरा विश्वास है कि आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। इसके आगे की बात हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।